इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कैरिक के करीब वजीर सलाउद्दीन यारुकी से कहते हैं हमारे दुश्मन 2 कदम के फासले पर है, क्या तुम समझ नहीं रहे? तो यारुकी कहता है सुल्तान का हुक्म हतमी है, सलाउद्दीन जो कुछ भी कर रहा है उसे रोको और यहाँ लाओ। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं गात लगाकर कलम किए गए सर के साथ उनके हुजूर पेश होऊंगा, अब मेरे सामने से हटो। मगर यारुकी कहता है हुक्मनामा मेरे पास है, मैं तुम्हारी नहीं बल्कि तुम मेरी बात मानोगे। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है। किले में मैला परेशान होते हुए कहती है सलाउद्दीन मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। इसलिए सबीला उसके पास आकर कहती है काफिला पहुंचने को है, तो खोई हुई मैला कहती है शायद नहीं पहुंच पाएंगे। सबीला पूछती है अब इसका क्या मतलब है? तो मैला कहती है इसका मतलब है कि कैरिक का रास्ता अबूर करना मुश्किल है। उधर वजीर सलाउद्दीन यारुकी से कहते हैं हिर्स की वजह से तुमने अपना दिमाग खो दिया है यारुकी, तुम हमसे दुश्मन से भी बदतर दुश्मनी रख रहे हो, तुम जो कर रहे हो तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। अब या तो मेरे सामने से हट जाओ वरना इसका अंजाम बुरा होगा। एथिस भी कहते हैं अब से काफिरों की जानिब से किया जाने वाला हर जुल्म तुम्हारे हिसाब में लिखा जा रहा है, तुम ये वबाल अपने सर पे ले रहे हो। जवाबन यारुकी कहता है क्या तुमने ये बात अपने वजीर को बताई थी जब इसने काउंस मैला को रिहा किया था? काफिरों के हिसाब रोकने का वक्त यकीनन आएगा। सलाउद्दीन तुमने पहले भी सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी की है, लेकिन अब अगर तुम दोबारा करोगे तो बड़ा फितना रोनमा होगा। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं फितने की जड़ तुम हो यारुकी, जिद से बाज आ जाओ और हमसे भाई का खून ना करवाओ। यारुकी कहता है तो तुम इस कदर आगे निकल चुके हो, इस वजारत के साथ तुम यही कर सकते हो। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, किले में दाखिल होना एक लम्हे की बात है, मैं दोबारा ऐसा मौका नहीं हासिल कर पाऊंगा, अब रास्ते से हट जाओ। मगर यारुकी कहता है यहाँ से मौत को अबूर किए बगैर नहीं गुजर सकते। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है। तो वजीर कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ तक कि तुम इसे भी अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए, लेकिन अल्लाह मेरा गवाह है कि मैं ये दिन नहीं भूलूंगा यारुकी, और ना तुम्हें भूलने दूंगा। यारुकी कहता है कायरा में नामुकम्मल रह जाने वाला मामला यहाँ पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। ये कहते सुनते साथ ही वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं, मगर दोनों अपने सिपाहियों को रोकते हुए खुद ही लड़ पड़ते हैं। कैरिक किले में मैला बहुत परेशान होती है। ये देखकर सबीला कहती है काश तुम ज्यादा खुश दुल्हन होती। तो मैला कहती है दुआ करो सबीला, ऐसा कुछ नहीं है जो खुदावन नहीं कर सकता। इसलिए में सिपाही आकर कहता है मोहतरमा लार्ड चातलियन और उनका काफिला पहुंच चुका है, वो गिरजाघर में आपके इंतजार में है। ये सुनते साथ ही मैला की आंखें भर आती हैं और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है सलाउद्दीन सलाउद्दीन। उधर वजीर सलाउद्दीन और यारुकी के दरमियान लड़ाई जारी सारी होती है। सलाउद्दीन ये भी कबार रोकते हुए यारुकी कहता है तुम समझते हो कि तुम्हें नहीं छुआ जा सकता, लेकिन अब बहुत हुआ, आज तुम्हारी इज्जत जिसके तुम कभी मुस्तहिक नहीं थे यहाँ मिट्टी में मिल जाएगी। जवाबन वजीर सलाउद्दीन कहते हैं हमला करो ताकि तुम्हारा ये हसद खत्म हो सके। आज मैं या तुम एक साथ मिलकर हमला करने के बजाय तुम मुझे जंजीरों में जकड़ना चाहते हो। यारुकी कहता है एक तो गाफिल और ऊपर से खुद पसंद भी, तुम्हारा बिछाया जाने वाला हर जाल और तरतीब दिया गया हर मंसूबा हमें कदमों के बल गिराता है। ये सुनते साथ ही वजीर सलाउद्दीन उसे टक्कर मारकर पीछे धकेल देते हैं। यारुकी फिर से हमला करता है तो सलाउद्दीन भी उसकी तलवार गिरा देते हैं और साथ ही लात मारकर उसे जमीन पे गिरा देते हैं। फिर वजीर उससे कहते हैं तुम्हारा असद गद्दारी से मुख्तलिफ नहीं है। ये कहते साथ ही वो तलवार उसके गले पर तान लेते हैं। शाम में सुल्तान मियोदोद से कहते हैं मैंने उसे कई बार कहा मिस्र का फितना बड़ा है, सिर्फ अपने बल बोते पे उसका मुकाबला नहीं कर सकता, गोया कि मैंने उसे कभी ना कहा हूँ, मुझे इस मामले में खुद सलाउद्दीन ने मजबूर किया है। मियोदोद कहता है सुल्तान मौजम आप हक बजानिब हैं, मगर आप जिम्मेदारी यारुकी को नहीं बल्कि किसी और को देते, वो एक दूसरे से लड़ते हैं तो अल्लाह बचाए। जवाबन सुल्तान कहते हैं जब हुक्म मेरी तरफ से है तो क्या तब भी सलाउद्दीन यारुकी से उलझेगा? ये मुझे रोंदने के मुतरादिफ होगा। सलाउद्दीन थोड़ा बेसब्रा है ठीक है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि इसका क्या मतलब होगा। उधर एक सिपाही घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता बुजुर्ग तक पहुंचता है और उसके कान में खबर देता है। वजीर सलाउद्दीन भी तलवार म्यान में डालकर पलटते हैं और अपने साथियों से कहते हैं हमने काफी वक्त जाया कर दिया है, चलो हरकत में आते हैं। मगर बुजुर्ग कहता है मेरे वजीर हरकत में आ भी जाए तो क्या फायदा, चातलियन और उसका काफिला कैरिक पहुंच चुका है। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन गुस्से से लाल हो जाते हैं। उनके साथियों को भी बहुत गुस्सा आता है। वजीर सलाउद्दीन पलटते साथ ही यारुकी पे टूट पड़ते हैं और उस पर मुक्के बरसाते हुए कहते हैं तुम्हारी वजह से मैंने उसे खो दिया, जहाँ कहीं भी भलाई है तुम उस पर रोड़े अटका रहे हो, तुम सब कुछ में रिकावट हो यारुकी, जंग अच्छाई दोस्ती और हर चीज में मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे हसद और बुग़्ज़ से, अल्लाह तुम्हें गर्क करे। पीछे खड़ा बहादुर कहता है ये बगैर बदले के नहीं रहेगा, मेरे सब्र की भी एक हद है। तो वजीर कहते हैं इस जिल्लत का इंतखाब इसने खुद किया, तुम पहाड़ पे शिकार करने के बजाय पहले अपने नफ्स के साथ शिकार करो। फिर वो घोड़े पर सवार होते हुए कहते हैं हम शाम जाएंगे, सुल्तान से रूबरू बात करने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ वो अपने साथियों के साथ रवाना हो जाते हैं। जमीन पे पड़ा यारुकी मुसलसल अपनी टोपी देख रहा होता है। कैरिक किले में शादी की तकलीफ हो रही होती है। वहाँ मौजूद लोग चातलियन और मैला को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। मैला का हाथ पकड़े चातलियन खुशी खुशी पादरी के पास आता है। इधर वजीर सलाउद्दीन मुसलसल शाम की जानिब रवां दमा होते हैं। उधर यारुकी उठ खड़ा होता है। बहादुर से कहता है मेरे अमीर थोड़ा आराम करते हैं, अब जख्मी है। मगर यारुकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर रवाना हो जाता है। ये देखकर बहादुर सिपाही से कहता है तुम यहीं रुको। ये कहते साथ वो यारुकी के पीछे निकल पड़ता है। कैरिक किले में पादरी के पूछने पर चातलियन खुशी खुशी मैला को कबूल करता है, मगर मैला बहुत देर खामोश रहती है। चातलियन का गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। मैला उस लम्हे को याद करती है जब वजीर सलाउद्दीन ने मैला को लोगों में जलील होने से बचाया था। इस ख्याल के बाद मैला कहती है मैं कबूल करती हूँ। इस तरह उन दोनों की शादी हो जाती है और चातलियन मैला के सर पर बोसा देता है। उन्हें देखते हुए लाडगाई सबीला से कहता है इसमें कोई शक नहीं कि शादी का जोड़ा आप पर भी खूब जचेगा। सबीला के गुस्से में देखने पर कहता है गुस्सा ना करें शहजादी, यही जिंदगी है, जिस तरह माइल की बेवा इन सरजमीनों पर आबाद होगी इसी तरह लाडजोम की भी हो जाएगी। शाम में सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं ऐ अल्लाह हमारे इत्तेहाद को ना टूटने देना, मेरे बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ ना होने देना। इसलिए मैं इस्फहानी आकर कहते हैं मेरे सुल्तान कैरा का काफिला शहर में दाखिल हो चुका है। सुल्तान कहते हैं सलाउद्दीन और यारुकी को फौरन मेरे पास लाओ। जवाब में इस्फहानी कहते हैं मेरे सुल्तान यारुकी। यह सुनकर सुल्तान गुस्से में पलटते हैं। बाहर वजीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ पहुंच जाते हैं। घोड़े से उतरने के बाद एसिस कहते हैं मेरे वजीर चीजें पेचीदा हो गई हैं, हर कोई मुख्तलिफ बात कर रहा है, हम सुल्तान के सामने पेश होकर आपकी गवाही दे सकते हैं। मगर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं कोई जरूरत नहीं, मैं उनसे निजी तौर पर बात करूंगा, मैं अंदर किए जाने वाले फैसले के लिए तैयार हूँ, तुम भी तैयार रहो। ये कहते साथ वो महल में दाखिल हो जाते हैं। तो खलील कहता है ये अच्छा नहीं लगता एसिस साहब। जवाब में एसिस कहते हैं हमारे सुल्तान और हमारे वजीर एक ही रंग के दो पहलुओं की तरह करीब हैं, अल्लाह करे कि उनमें कभी कोई इख्तिलाफ ना हो, वरना हमारी सारी कोशिशें रायगा चली जाएंगी। कैरिक किले में लड़काई चातलियन के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है आखिरकार आपको वो तख्त मिल ही गया जो आप चाहते थे, मुबारक हो चातलियन। तो चातलियन कहता है चातलियन नहीं कौन चातलियन।
मगर लाड़काई कहता है ऐसा लगता है कि काउंस को शादी कबूल करने में कुछ वक्त लगेगा। मुझे नहीं मालूम कि आप इसे कैसे संभालते हैं, लेकिन कोशिश करें उस पर आप किसी भी बात का ज्यादा दबाव न डालें। आप उससे शाइस्तगी से पेश आए, प्यार से पेश आए। तो चातलियन कहता है जरूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लाड़काई मजीद कहता है मैं कुछ जा रहा हूँ, कैरेक्टर को महफूज बनाए, महल में ज्यादा मुदाखलत ना करें, आपका फरीजा महल के बाहर होगा। चातलियन कहता है वो एराबी, उसका नाम क्या था, लुटेरों का सरबरा, क्या उसकी तरफ से कोई खबर है? लाड़काई कहता है वो आज रात आपसे मिलने आएगा, वो आस पास का सबसे मुश्किल तरीन आदमी है, आप उसकी अच्छी मेजबानी करें। जवाबन चातलियन कहता है अगर वो वाकई खूनख्वार है तो हम अच्छी तरह मिल जाएंगे। ये सुनकर लाड़काई कहता है शाम और कायरा के दरमियान तिजारती रास्ते को नुकसान पहुंचाने का ये पहला कदम है, इसके बाद कोई मुसलमान कारवां इस रास्ते को इस्तेमाल करने की जरूरत ना करे। शाम महल से वजीर सलाउद्दीन आगे बढ़ रहे होते हैं। अस्फहानी उनसे पूछते हैं अमीर या रुकी कहाँ है, मगर वजीर आगे बढ़ते हुए कहते हैं हमें पहले बात करनी चाहिए। अस्फहानी उनसे कहते हैं आप बगैर इजाजत सुल्तान के सामने पेश नहीं हो सकते। तो अमीर अस्फहानी को रोकते हुए कहता है सुल्तान खुद ही उसे संभाल लेंगे, इसका चेहरा सब कुछ बता रहा है जो हुआ है। जाहिर है कि यारुकी और इसके दरमियान लड़ाई। सलाउद्दीन भी आगे बढ़ते हुए सुल्तान के सामने जा पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं आप मुझे देखना चाहते थे, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एबलिन के लिए मैं बालिन मार्कोस से कहता है एबलिन के लोग मेहनती है मार्कोस, इन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे मायूस नहीं किया, लिहाजा हम इनका साथ देंगे। ये बड़ी मेहनत से जो कुछ तैयार करते हैं इसके लिए इनकी अदायगी की जाएगी। मार्कोस कहता है मुझे उम्मीद है कि हमें बंदरगाह में खरीदार मिल जाएंगे। तो बालिन कहता है हम ढूंढेंगे, हम जो फल उगाते हैं उसके बदले हम कुछ दूसरी मसनूआत खरीदेंगे जैसे गंदम जो एबलिन में काश नहीं होती। अगर हम अपनी जमीन की जरखेजी बढ़ाकर इस तिजारत को जारी रखें तो एबलिन के हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे। शाम में सुल्तान वजीर से कहते हैं वो मामलात चलते रहेंगे जिसे तुमने शुरू किया सलाउद्दीन, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे नहीं मालूम कि मिस्र में क्या हो रहा है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं अगर आप मेरे बारे में गलत सोचकर यारुकी को ना बेचते मैं तब भी यहाँ पहुंचाता। सुल्तान कहते हैं मैंने गलत सोचा, हाँ तुम्हारे अल्फाज बताते हैं कि ये तुम हो जो मेरे हुक्म को बुरा समझते हो। यारुकी कहाँ है? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मुझे नहीं मालूम, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसका सर उसके कंधों पर सलामत है, मुझे उम्मीद है कि वो अपने जुर्म पर पिछता रहा होगा। सुल्तान पूछते हैं क्या जुर्म है उसका? मैंने उसे हुक्म दिया था वो तुम्हें यहाँ ले आई। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं हमेशा की तरह उसने आपके हुक्म का फायदा उठाया और मेरे काम में रुकावट डाली, लेकिन उसे वो मिल गया जिसका वो इस बार मुस्तहिक था। सुल्तान पूछते हैं तुमने उसके साथ क्या किया, बताओ तुमने यारुकी के साथ क्या किया? जवाब में वजीर कहते हैं वही आपको बेहतर बता सकता है, अगर वो आपसे बात करने की हिम्मत कर पाया तो यकीनन। उधर यारुकी एक पहाड़ी पर बैठा होता है, वो काफी गुस्से में दिखाई देता है और उस लम्हे को याद करता है जब वजीर सलाउद्दीन ने उसे पीटा था। पीछे खड़ा बहादुर भी परेशान होते हुए उसे देख रहा होता है। शाम में सुल्तान मुहाफिज सिपाहियों को भी बाहर भेज देते हैं और गुस्से से कहते हैं तुम ये कैसे कर सकते हो सलाउद्दीन, अपना हाथ किसी ऐसे शख्स के खिलाफ कैसे उठा सकते हो जो मेरी नुमाइंदगी करता हुआ तुम्हारे पास आया हो? भाई के खिलाफ उठाया गया हाथ इत्तेहाद में खलल डालता है और इंसाफ को मुतज़लज़ल करता है, क्या तुम ये नहीं जानते? यारुकी के खिलाफ मज़ामत करने का मतलब मेरे हुक्म की नाफरमानी है, क्या तुम ये नहीं जानते? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं अगर वो आपका नुमाइंदा है तो मैं आपका नाइब हूँ, अगर उसने मुझे आपके हुक्म से कैरिक पर हमला करने से ना रोका होता तो मैं आपके लिए लाड़काई और चातलियन के सर लेकर आता। जवाब में सुल्तान कहते हैं हुक्म मेरा है, अगर इस हुक्म की वजह से कोई वाकया पेश आया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन ऐसी कोई वजाहत नहीं जो यारुकी के साथ किए गए बर्ताव को जायज करार दे। वजीर कहते हैं मेरे साथ कैरिक पर हमला करने के बजाय मेरा रास्ता रोके जाना अगर आपको माकूल लगता है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है मेरे सुल्तान। ये सुनते साथ ही सुल्तान भड़क जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं तुम्हारी अकल बड़ी है मैं मानता हूँ, लेकिन तेज दिमाग वाले तुम अकेले नहीं हो। अगर तुमने मेरे हुक्म की तामील करके काउंस को रिहा ना किया होता तो शायद आज मैं इमाम लेक के साथ मुज़ाकरात के लिए एक मेज पर बैठा होता, फिर इस सारी परेशानी के बगैर कैरिक के रास्ते हमारे लिए खुल जाते। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैंने आपसे जो सीखा उस पर अमल किया, मैंने इंसाफ किया। एक वजीर अगर काजी के फैसले की तामील नहीं करता तो वो अपनी साख की हिफाजत कैसे कर सकता है? सुल्तान पूछते हैं अगर काजी ने गलत फैसला किया हुआ तो क्या होगा? फैसले के खिलाफ दरख्वास्त किए बगैर तुम उसे कैसे फौरन रिहा कर सकते हो? इसके अलावा जब तुम खुद ही इस मामले में मुलव्वस थे तब कैसे उस औरत ने तुम्हें मारने की कोशिश की? क्या गैर जरूरी रहम की जरूरत थी? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं उस पर रहम क्यों करूंगा? तो सुल्तान कहते हैं मैं नहीं जानता, शायद तुमने उसकी हिमायत की जैसा तुमने एबलिन कौंद के साथ किया था। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं क्या होता अगर एबलिन में चातलियन की बदतरीन हुक्मरानी होती? मैंने ये वहाँ के मुसलमानों के लिए किया है, अगर मैंने किसी पर एहसान किया तो वो वहाँ के मुसलमान थे। सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं मिस्र तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि तुमने एबलिन को भी तरतीब देने की कोशिश की। यह खत पढ़ो, देखो तुमने जो पत्थर फेंका उसकी वापसी की आवाज कहाँ से गूंज रही है। यह सुनते साथ ही वजीर सलाउद्दीन खत लेकर पढ़ते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं मेरा बेटा मलिक सालेह तकरीबन अपनी जान से हाथ धो बैठा था तुम्हारी वजह से। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान मैं मलिक सालेह की जान को अपनी जान से ज्यादा अहमियत देता हूँ, जैसा कि मैं उम्मत के तमाम बच्चों के साथ करता हूँ, मैं उनकी सलामती के लिए दिन रात काम करता हूँ। सुल्तान कहते हैं सलाउद्दीन इसमें कोई शक नहीं, वो मसला नहीं है, लेकिन इस कार्रवाई के नतीजे में जिसे तुमने बगैर मुशावरत के किया तख्त का वारिस मरने वाला था, अगर मेरे बेटे को नुकसान पहुंचता तो क्या होता? तब क्या होता सलाउद्दीन, बोलो बताओ क्या होता? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे पास एबलिन में मुदाखलत करते हुए आपको इतला देने का वक्त नहीं था सुल्तान, अगर मैं इंतजार करता तो एबलिन चातलियन के पास चला जाता। सुल्तान कहते हैं तुम्हारे पास वक्त नहीं था, तुमने यही मुनासिब समझा, तुमने जरूरत पर अमल किया। अच्छा सलाउद्दीन बहुत हो, यही करते रहो और देखते हैं कि यह रास्ता तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा। वजीर सलाउद्दीन फरमान वापस करते हुए कहते हैं यह है वो आपका फरमान जिसके साथ मैं उस तख्त पे बैठा था, मैंने जो भी किया मैंने उस इख्तियार की बुनियाद पर किया जो आपने मुझे सौंपा था। अगर आप मेरी वजारत से राजी नहीं है तो जो कुछ आपने मुझे दिया है उसे वापस लेना आपके इख्तियार में है। कुछ में लड़काई सबीला के पीछे पड़ा होता है और उसे कहता है जल्दी आपको भी काउंस मेला की तरह इंतखाब करना पड़ेगा। कुछ के लोग अपनी शहजादी को अकेले देखने के आदी नहीं है। सबीला कहती है हाँ मैं इंतखाब करूंगी और वो इंतखाब कुछ के इर्द गिर्द मौजूद फसाद फैलाने वालों के खिलाफ लड़ने का होगा। तो लड़काई कहता है आपको इसके लिए किसी माहिर के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप मुझसे काफी नाराज हैं। इसके साथ ही सबीला आगे बढ़ जाती है। इधर सुल्तान कहते हैं अपने आप को ठीक करने के बजाय तुम ये कह रहे हो कि तुम चीजें ठीक कर दोगे, मुझे ललकार कर वजीफे से बर्खास्त हो जाओगे। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरा मकसद ये है कि अगर आप फैसला करना चाहते हैं तो रास्ता साफ है। सुल्तान फरमान वापस लेते हुए कहते हैं इससे पहले कि तुम ये फरमान मेरे हवाले करते क्या तुमने इसे खोलकर दोबारा पढ़ा? देखो इस फरमान में यहाँ क्या लिखा है, ऐ ईमान वालों अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करो, तुमने एक बार जिम्मेदारी ली है, तुम या तो अपना वादा वफा करोगे और फर्ज अदा करोगे, या तुम यह
فرمان मुझे अपने सर के साथ वापस लौटाओगे। कुछ में मार्लेक विलियम से कहता है, बालेन ने जो कुछ किया है जब मैं सोचता हूँ तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता विलियम। क्या होता अगर मैं एवलिन चार्टियन के हवाले कर देता और सबको मार डालता। विलियम कहता है, फिक्र ना करें, आपने दुरुस्त फैसला किया है इज्जत माप। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि आपको बालेन को एक और मौका देना चाहिए। जवाब में मार्लेक कहता है, विलियम आपका मशवरा हमेशा वही होता है जो मेरे रास्ते को रोशन करता है और जिसकी मैं हमेशा पैरवी करता हूँ, लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि बालेन पर आपका इसरार मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं लाड़गाय वहाँ आता है। तो मार्लेक उससे कहता है, लाड़गाय मुखबर बालेन के एवलिन से याफा तक सामान ले जाने की खबर लाए हैं, वो निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, जाओ और तमाम रास्तों को बंद कर दो लाड़गाय। यह सुनकर विलियम परेशान हो जाता है और लाड़गाय चला जाता है। इधर वजीर सलाउद्दीन सुल्तान से कहते हैं, मैं अपनी बैत से मुकरने वाला नहीं हूँ सुल्तान, लेकिन जब चीजें बहुत पेचीदा हो गई सुल्तानों ने रोकते हुए कहते हैं, यह गलत वापस लो, तुम जिम्मेदारी के लायक हो या नहीं इसका फैसला करने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, और इसके अलावा तुम्हारा यारुकी के खिलाफ बोले जाने वाला हर लफ्ज मेरे लिए था, उसे मारे जाने वाला मुक्का मुझे मारने के मुतरादिफ था। कोई भी शर्त लगाए बगैर अमीर यारुकी से माजरत तलब करोगे। मजीद ये कि फतह के रास्ते में खून और पसीना बहाने वाले अमीर यारुकी को उसकी खिदमत से फायदा उठाने के लिए मिस्र मदू करोगे। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, वो कबूल नहीं करेगा। तो सुल्तान कहते हैं, फौरन फैसला जारी ना करो, पहले तुम अपनी गलती तस्लीम करो, माजरत तलब करो, दिल से मदू करो, देखते हैं फिर क्या होता है। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान जो आपका हुक्म। फिर सुल्तान उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, शाबाश अब जाओ और बैत के साथ वफादारी को यकीनी बनाओ। यह सुनते साथ ही वजीर सलाउद्दीन पलट जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि एक बंदरगाह पे बालेन तिजारत के बाद काफी खुश दिखाई दे रहा होता है और कहता है, हमारे पास अब 2 माह के लिए गंदुम है। बालेन का वहाँ पे मुआहदा भी हो जाता है, मगर इसलिए मैं लड़काई वहाँ आता है और कहता है, आह बालेन तुमने जो अवामी हीरो बनने की कोशिश की वाकई मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चाहे जो भी करो कामयाब नहीं होगे क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बागी हो। जो हमें बालेन कहता है, अपने हक का दावा करना बगावत नहीं है लड़काई, अब तुमने अपने आदमियों के साथ बंदरगाह पे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। लड़काई बंदरगाह वाले को फरमान देते हुए कहता है, ये बादशाह मालिक का हुक्म है, गंदुम वापस गोदाम में रखो। फरमान पढ़ने के बाद वो गंदुम उतारने लग जाता है। तो बालेन गुस्से से कहता है, तिजारत को हाथ नहीं लगाया जा सकता, कोई भी हमारी तिजारत में रुकावट नहीं बन सकता। तो लड़काई कहता है, यह सिर्फ उन पे लागू होता है जो बादशाह की इताअत करते हैं। अब से एवलिन से किसी को भी बंदरगाह पर सामान खरीदने या बेचने की इजाजत नहीं होगी। तुम अकेले हो बालेन, बेहतर है कि तुम इसे कबूल कर लो। ये कहते साथ ही लड़काई चला जाता है। उधर फातिमा खातून वजीर सलाउद्दीन के सामने खाना रख रही होती है और बेटे की आमद पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। फिर उनके पास बैठते हुए पूछती है, मिस्र में क्या सूरत हाल है बेटे। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, अवाम परेशान कुन हालत में है, रईस फितना फैलाने के दर पे है, हर तरफ अलैदगी की आग है, मैं हैरान हूँ कि कहाँ भागना है। तो फातिमा खातून गमगीन होते हुए कहती है, आह शेर को अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत बनाई, तुम जब भी मुश्किल में होते थे उसके कंधे का सहारा लेते थे। तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई दूर हैं, तुम्हें जब अपने खानदान को साथ रखना चाहिए था, तुम कायरा में बिल्कुल अकेले रह गए हो। जवाबन वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, कभी कभी मेरे कंधों पर वजन बहुत ज्यादा महसूस होता है, वो मेरे और सुल्तान के दरमियान इख्तलाफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब में फातिमा खातून कहती है, मेरे यूसुफ हमेशा से ऐसा ही है, हर कोई अपने ज़हन को सबसे ज्यादा अहमियत देता है, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन कुछ भी हो जाए किसी भी वक्त वो तुमसे मुनी। बंदरगाह पर मार्कोस बालेन से कहता है, हमने अपना सामान वापस ला दिया है, अब हम एवलिन लौट सकते हैं। तो बालेन कहता है, मैं अपने लोगों के सामने खाली हाथ खड़ा नहीं हो सकता मार्कोस, अगर वो हमें याफा में तिजारत करने की इजाजत नहीं दे रहे तो हम आकर बंदरगाह जाएंगे। मगर मार्कोस कहता है, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बादशाह मालिक का हुक्म सिर्फ याफा के लिए नहीं तमाम बंदरगाहों के लिए है। फरमान पढ़कर बालेन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं जल्द या बदेर इस नाकाबंदी को तोड़ने का रास्ता तलाश करूंगा। कैरिक किले में चाहतियों मैला के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और मुलाजमा से कहता है, मेरे पीने के लिए कुछ लाओ, लेकिन वो माइल्स के खुसूसी बैरल से हो। यह सुनकर मुलाजमा मैला की जानिब देखती है तो चाहतियों गुस्से से कहता है, मैं कैरिक का कौन हूँ, मेरे दिए गए हुक्म की फौरन तामील की जाएगी। ये सुनते साथ ही मुलाजमा चली जाती है और मैला कहती है, किले का भी कोई निजाम है कौन चाहतियों, आदत बनने में वक्त लगेगा। तो चाहतियों कहता है, मेरी खूबसूरत महबूबा, तुम जिस चीज को निजाम कह रही हो वो सिर्फ माइल्स की यादें हैं और मैं उसके साए में नहीं रह सकता। अब से किले में सब कुछ वैसा होगा जैसा मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं कमांडर आकर कहता है, हम जिस मेहमान का इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। तो चाहतियों कहता है, इसे इंतजार ना करवाओ, अंदर ले आओ उसे। कमांडर के जाने के बाद वो मैला से कहता है, अब आप आराम कर सकती हैं। ये सुनते साथ ही मैला गुस्से में चली जाती है और वो शख्स वहाँ दाखिल होता है। चाहतियों से कहता है, निसार खुशामदीद, यहाँ बैठो। निसार उसके साथ बैठ जाता है। चाहतियों पूछता है, तुम्हारी क्या मेजबानी करूँ। तो निसार कहता है, गोश्त और खून सुर्ख वाला शरबत। यह सुनकर चाहतियों कहता है, निसार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे लगता है कि हम एक साथ जमेंगे। शाम में सुल्तान उमर मल्ला से कहते हैं, नसीहत फायदा नहीं देती, हर कोई खुद को हक बजानिब समझता है, मेरे पास क्या रह गया है, तकलीफ की हालत। उमर मल्ला कहते हैं, तकलीफ की हालत अंदरून को सुकून देती है मेरे सुल्तान, आप सुकून महसूस करेंगे। आपकी ये तकलीफ मुसलमानों और आपके बच्चों को मुतहद रखने के लिए जरूरी है। ये ना भूलें आखिरकार अल्लाह को मानने वालों की हमेशा फतह होती है। कैरिक में रात से सुबह हो जाती है। चाहतियों निसार के साथ किले के पास एक जगह पहुंचता है। निसार उसे कहता है, तुम अपने किले में बैठकर सोचते हो कि कैरिक तुम्हारा है, लेकिन ये सारी जमीन जो तुम देख रहे हो मेरे हुक्म में है, चक्रन से लेकर करांची यवात तक मैं इसे अपने हाथ की हथेली की तरह जानता हूँ। चाहतियों पूछता है, तो बताओ तुम्हारा मुखबर क्या मालूमात लेकर आया है। निसार कहता है, एक अजीम काफिला आ रहा है, आपको हमेशा ऐसा नहीं मिल सकता। कायरा के ताजरों का काफिला, गाड़ियों में कीमती सामान लदा हुआ है। ये सुनकर चाहतियों खुश होते हुए कहता है, ठीक है, हमला उस रास्ते पर होगा जो अमीर सलाउद्दीन की जिम्मेदारी में है। हम जब अपनी जेबें भर रहे होंगे तो उसे कुछ सरदर्द होगा। निसार कहता है, ठीक है, लेकिन हम गनीमत को कैसे बांटेंगे इसके बारे में मुआहिदा करना जरूरी है। चाहतियों कहता है, बहुत आसान है, आधा आधा, लेकिन जो मैं देता हूँ उसका हिसाब भी लेता हूँ। अब जाओ और उस खूनसुर्ख शरबत के लायक बनो जो तुमने मेरे दस्तरखान से पिया। यह सुनते साथ ही निसार चला जाता है। कायरा में ताजिर काजी फाजल के साथ मौजूद होते हैं और एक ताजिर कहता है, काजी फाजल देखो, यहाँ आने वाले काफिले में पूरे कायरा का सामान है, हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि सामान यहाँ महफूज तरीके से पहुंच जाए। काजी फाजल कहते हैं, मैं जानता हूँ कि यह कारवान आपके लिए कितना अहम, शक न करें, काफिला सही सलामत पहुंचेगा। दूसरा ताजिर कहता है, पिछले वजीर इस बारे में जमानत देते थे, लेकिन वजीर सलाउद्दीन तो कायरा में भी नहीं है। काजी फाजल कहते हैं, मैं वजीर सलाउद्दीन के नायब के तौर पर आपको वादा दे रहा हूँ, हमने काफिले की हिफाजत के लिए बेहतरीन दस्ता मुकर्रर किया है। ताजिर जमशेद उसकी क़यादत करेगा, आपको आपका सामान महफूज तरीके से मिल जाएगा, तसल्ली रखें। उधर जंगल में यारूकी शिकार की तलाश में होता है और एक शिकार मार गिराता है। बहादुर से कहते हैं, मेरे हुजूर होशियार हैं, वहाँ जंगली भेड़ियों के घोंसले हैं, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। यारूकी निशाना बना ही रहा होता है कि सामने से वजीर सलाउद्दीन उसके सामने आते हैं, जिन्हें
उन्हें देखते हुए यारुकी कहता है, जंगली भेड़िया वहाँ नहीं बल्कि इस रास्ते पर है बहादुर, देखो एक तो निकल के आ भी गया। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, कोई जंगली भेड़िया नहीं है, ये सबसे बेहतर तुम जानते हो यारुकी। उधर हम देखते हैं कि एक बड़ा काफिला जमशेद की क़यादत में कायरा की जानिब रवाना होता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद जमशेद परेशान होते हुए कहता है, गीदड़ की आवाजें, ये आम बात नहीं है। फिर दूसरे शख्स से पूछता है, क्या तुम गीदड़ की आवाजें सुन रहे हो? मेरे अल्लाह, डाकू की आवाजें, क्या कोई सुन नहीं रहा? क्या आवाजें सिर्फ मैं अकेला सुन रहा हूँ? रुको रुको रुको, ये कहते साथ ही वो घोड़ा गाड़ी से नीचे उतराता है और मजीद कहता है, मैं उन्हें सुन रहा हूँ, वो यहाँ है, उनकी आवाजें आ रही हैं, जो कुछ मैं सुन रहा हूँ तुम सब नहीं सुन रहे, इसलिए मैं निसार सिपाहियों के साथ उन पे हमला कर देता है। जमशेद के साथ मौजूद सिपाही भी दिफा करने लग जाते हैं। उधर वजीर सलाउद्दीन यारुकी से कहते हैं, मैं यहाँ बात करने और हमारे दरमियान मसला हल करने आया हूँ। तो यारुकी कहता है, तुम खून की लड़ाई को सिर्फ एक मसला कह रहे हो? जवाबन वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, ना करो यारुकी, चीजों को मुश्किल ना बनाओ, हम एक साथ पले बढ़े हैं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो चाहेगा कि तुम गिर जाओ। तुम पे एतराज करते हुए मेरे पास वजूहात थी, लेकिन मामले का अंजाम ठीक नहीं हुआ, मैं अपने गुस्से से भटक गया। अगर मैंने तुम्हारी तौहीन की है तो मुझे माफ कर दो। तुम जिस तरह सुल्तान के हुक्म से मुझे शाम ले जाना चाहते थे, मैं तुम्हें मिस्र ले जाऊंगा। यारुकी कहता है, जाहिर है तुम्हें सुल्तान की तरफ से हुक्म आया है, क्या मैं उनके हुक्म के साथ आने वाली शर्मिंदगी कबूल करूं? जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, नहीं, ये शर्मिंदगी दिली है। अगर मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने गलती की है तो मैं यहाँ ना होता। हमारे सुल्तान तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ हुआ उसे नाराज है। यारुकी पूछता है, क्या तुमने सुल्तान को बताया था कि मुबारजा खत्म होने के बाद तुमने गद्दारी से हमला किया? जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, जो होना था हो गया यारुकी, जो गुजर गया उसे छोड़ो। अब वो मिस्र जिसे हमने एक साथ फतह किया उसकी तामीरें नो करते हैं। मगर यारुकी कहता है, तुम्हारी शर्मिंदगी, माजरत या पेशकश से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जब वजीर बने तो मैंने मिस्र में अपने ख्यालात का इजहार किया, एक घोड़े पर दो सवार नहीं हो सकते। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मिस्र हम दोनों के लिए काफी है, अगर कहते हो कि काफी नहीं है तो अपने हाथ में मौजूद कुमान खींचो। ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन पलट जाते हैं और यारुकी उनकी जानिब तीर खींच लेता है। वो काफी देर तक उन पर निशाना तानने के बाद नीचे कर लेता है। उधर निसार और उसके सिपाही मुसलसल खून बहाते ही चले जाते हैं। जमशेद घोड़ा गाड़ी पर से एक संदूक उठाकर भागते हुए कहता है, ए अल्लाह, तो मुझे बचा, मुझे बचा। वो लालच में एक और संदूक उठाता है और घोड़े के पास आकर कहता है, चलो इस जहन्नुम से निकलो। पीछे उसके सिपाही करते ही चले जाते हैं। ये मंजर देखते हुए चातियोन कमांडर से कहता है, यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इन आवाजों को सुनो, सब जंगली जानवरों की तरह लग रहे हैं। ये कहते साथ ही वो कमांडर के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मालेक एबलेन में लोगों से कहता है, मैंने जाती तौर पर एबलेन के लोगों को बंदरगाह में तिजारत करने से मना करने के अहकाम दिए थे। जैसा कि आप मेरी मर्जी के मुताबिक हुक्मरानी नहीं करना चाहते तो फिर आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। बालिन सामने आते हुए कहता है, क्या आप यहाँ इन लोगों को देखने आए हैं जिन्हें आप कीमत अदा करने पर मजबूर करेंगे? ये सरासर जुल्म है। तो हिमालय कहता है, नहीं, इसके बरक्स में यहाँ पे मेहरबान चेहरा दिखाने आया हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मुझसे वफादारी का अहद करो और मेरे हुक्म की तामील करो तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। जवाब में बालिन कहता है, अगर आप इस बारे में मुखलिस होते तो आप इन तमाम लोगों के जिंदा रहने के लिए दरकार तिजारत को ना रोकते। आप सिर्फ एबलेन मुझसे वापस लेना चाहते हैं। तो लाडगाय कहता है, अगर बादशाह आपकी तरफ खुद हाथ बढ़ाए तो इसे ठुकराना नहीं चाहिए बालिन। जवाब में बालिन कहता है, मैं ये हाथ सिर्फ उस सूरत में थामूंगा जब बादशाह मुझे वो दे जिसका मैं हकदार। विलियम कहता है, आप बादशाह के खिलाफ उठकर एबलेन में हुकूमत नहीं कर सकते बालिन। मगर बालिन कहता है, मैंने अपने लोगों से वादा किया था, मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगा। हिमालय कहता है, कौन जानता है शायद ये आपको छोड़ दें। फिर हिमालय लोगों से कहता है, अपने इंतखाब पर अफसोस करने वालों के लिए मेरे महल के दरवाजे खुले हैं। ये मेरी आखिरी तंबीह है, जब बहुत देर हो जाए तब रहम मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहते साथ ही हिमालय चला जाता है। मार्कोस बालिन से कहता है, ये अच्छा नहीं है। तो बालिन कहता है, जैसा कि हम कुछ की बंदरगाहों में तिजारत नहीं कर सकते तो हम दूसरी जमीनों की तरफ तिजारत करेंगे। कायरा, हम वजीर सलाउद्दीन से मिलने जा रहे हैं। कायरा में लोग सामान का इंतजार कर रहे होते हैं। के इसलिए में जमशेद भागता भागता वहाँ दाखिल होता है और काजी फाजिल के पास जाकर कहता है, मदद करो काजी फाजिल, मदद करो। उन्होंने अचानक हमला कर दिया है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उन्हें आते हुए नहीं देखा। उन्होंने कारवां तबाह कर दिया है। मैं बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागा हूँ। ये सुनकर ताजिर गुस्से में काजी फाजिल से कहता है, आपने कहा था कि आप कारवां की हिफाजत करेंगे, क्या आप अपने वादे इस तरह निभाते हैं? फिर एक और ताजिर कहता है, अमीर सलाउद्दीन कहाँ है, कौन इसका हिसाब देगा? इसलिए में वजीर सलाउद्दीन वहाँ पहुंचते हैं और ये मंजर देखकर पूछते हैं, ये क्या है? एथिस कहते हैं, पुरस्कून हो जाए, हम सब कुछ पता लगाएंगे, रियासत किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। ताजिर कहते हैं, इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, ये नाकाबिले कबूल है। वजीर सलाउद्दीन, आपके नायब ने कहा था कि कारवां महफूज है, ये भी अपना वादा पूरा नहीं कर सका। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मेरे नायब के कहे गए अल्फाज मेरे अल्फाज हैं, फिक्र ना करो, हम किसी को मायूस नहीं होने देंगे। जिसने कारवां पे हमला किया है वो इसकी कीमत अदा करेगा और आपका नुकसान जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा। मगर ताजिर कहता है, हमारा नुकसान आप इतनी आसानी से पूरा नहीं कर सकते मोहतरम वजीर, बहुत बड़ा कारवां था। जवाबन वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, यहाँ वावेला करके चीजें मुश्किल ना बनाओ, सब संभाल लिया जाएगा और कोई भी मिस्र में दोबारा ऐसा हमला करने की जरूरत नहीं। कायरा के बाजार में एक बच्चा भागते हुए कहता है, ताजिर राकीफ आ रहा है, ताजिर राकीफ आ रहा है। उस ताजिर का नाम सुनते साथ ही लोग बहुत खुश होते हैं। घोड़ा गाड़ी पर सवार ताजिर राकीफ सामान के साथ वहाँ दाखिल होता है। उसे देखते हुए काजी फाजिल कहते हैं, राकीफ वापस आ गया है। घोड़ा गाड़ी पर खड़े होकर राकीफ कहता है, मिस्र के कीमती और शरीफ ताजरों, फिक्र ना करो, तुम्हारे कारवां पे हमला हुआ लेकिन तुम्हारा माल महफूज है, मैंने तुम्हारा माल वापस ले लिया है। यह सुनकर ताजिर और लोग बहुत खुश होते हैं। राकीफ घोड़ा गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ता है तो लोग उसका हाथ भी चूमते हैं। जंगल में यारुकी बहादुर से कहता है, अब जाने का वक्त है। बहादुर पूछता है, अमीर कहाँ जाएंगे? तो यारुकी कहता है, कायरा। बहादुर पूछता है, क्या वजीर सलाउद्दीन की दावत कबूल करेंगे? जवाबन यारुकी कहता है, नहीं, मैं अपने सुल्तान का हुक्म मानूंगा। कायरा में लोगों के साथ साथ जमशेद भी खुश होते हुए कहता है, ताजिर राकीफ खुशामदीद खुशामदीद। राकीफ उससे पूछता है, जमशेद आप कैसे हैं? जवाब में जमशेद कहता है, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने मुझे सिखाया था। साथ ही राकीफ आगे बढ़ता है और वजीर सलाउद्दीन से कहता है, मैं ताजिर राकीफ हूँ, मैं अपने काम की वजह से काफी अर्से तक यहाँ नहीं आया। ये अच्छा इत्तेफाक है कि मैं आपकी वजारत के दौर में वापस आया हूँ। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, क्या तुम मेरे एजाज में सामान दे रहे हो? जवाबन राकीफ कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, मिस्र में हाकिम है या नहीं ये तिजारती रास्तों की हिफाजत से देखा जा सकता है। बदकिस्मती से मैंने रास्ते में लोगों को ज़िबा होते हुए देखा। ये देख करके बदगरों ने ऐसा किया, मैंने कैरक किले का दौरा किया। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, आप चातलियों को जानते हैं? हाँ। तो राकीफ कहता है, अपने काम की वजह से मेरी हर एक से सलाम दुआ है। मेरा और माइल्स का गहरा रिश्ता था और शुक्र है कि नई बादशाही ने मेरी दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं किया, उसने सामान मेरे हवाले कर दिया। ये मिस्र के लिए एक खौफनाक सूरत हाल है। काश मेरा भाई शहर उतना ही महफूज होता जितना मैंने इसे छोड़ा था। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, बात करना आसान है, आपको इतना मुतसिब नहीं होना चाहिए,
یہ जाने बगैर कि मैंने मिस्र पे कैसे कब्जा किया। जवाबन रकीब कहता है, हरगिज नहीं, मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप तिजारती रास्ते के जिम्मेदार हैं। कोई मिस्री ये नहीं चाहेगा कि उनकी रियासत बेबस हो। मुझे नहीं बल्कि सामान आपको बचाना चाहिए था। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, लगता है कि आपकी ज़बान काफी तेज है राकीब अफंदी। आप सामान लेकर शहर में दाखिल हुए, इसलिए मैं आपकी जरूरत बर्दाश्त कर रहा हूँ। आप बहुत दूर से आए हैं, कुछ आराम करें। जब वापस उठे तो घूमे फिरें और लोगों से मेरे बारे में पूछें। मिस्र में एक नया हाकिम है, आपको उसके साथ रहना बेहतर है। यह सुनते साथ ही राकीब गुस्से में चला जाता है। उसके जाने के बाद सलाउद्दीन ये भी काजी फाजिल से पूछते हैं, ये मगरूर आदमी कौन है। तो काजी फाजिल कहते हैं, मिस्र के अहम लोगों में से एक। इन जमीनों ने इससे मजबूत ताजिर नहीं देखा, इसलिए शहबार और दरगाह ने हमेशा वही किया जो इसने कहा। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, इसने लालची चातलियों से ये माल कैसे वापस लिया। तो काजी फाजिल कहते हैं, चातलियों भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि ये मुझे ललकारने वापस आया है या कोई मुआहदा करना चाहता है। काजी फाजिल कहते हैं, हम जल्दी समझ जाएंगे। उधर कमांडर चातलियों से कहता है, आपने ताजिर राकीब के साथ मिलकर सही काम किया मेरे कौन। आप यकीन कर सकते हैं कि वो मुस्तकबिल में हमें ज्यादा से ज्यादा फवायद फराहम करेगा। तो चातलियों कहता है, वो एक हकीकी शैतान है, उसने हमसे हमारा सामान लूट लिया ताकि मिस्र में एक अजीम शान दाखिली रास्ता बनाया जा सके। इसे कबूल करना मेरे लिए आसान नहीं है, मुझे कुछ वक्त लगेगा। ये कहते साथ वो समय को याद करता है जब वो निसार के साथ सामान लूटने के बाद खुश हो रहा था, इसलिए मैं ताजिर राकीब वहाँ पहुंचा था और उसने चातलियों को पुकारा था। तो चातलियों ने उससे पूछा था, कौन हो तुम। तो निसार ने चातलियों से कहा था, ये ताजरों का शाह है। चातलियों ने कहा था, तो फिर क्या हुआ। घोड़े से उतरने के बाद राकीब उसके पास आया था। तो चातलियों ने पूछा था, तुम क्या चाहते हो। तो राकीब ने कहा था, मैं तुम्हारे कारवां का सारा सामान खरीद रहा हूँ। तो चातलियों ने हंसते हुए कहा था, ये फरोख्त के लिए नहीं है। जवाबन राकीब ने कहा था, कह रहे कि कौंत के पास तिजारत का हुनर होना चाहिए, जैसे आपसे पहले कौंत माइज के पास था। चातलियों ने पूछा था, बदले में क्या दोगे। राकीब ने कहा था, मेरी दोस्ती। ये सुनकर चातलियों ने गुस्से से कहा था, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। राकीब ने कहा था, पुरस्कून रहो, आपके जूते खूबसूरत है, ये कुछ की तरफ से शादी का तोहफा होने चाहिए। चातलियों ने हैरान होते हुए पूछा था, तुम कैसे जानते हो। तो राकीब ने कहा था, क्योंकि तुम्हारे जूते मेरे ही चमड़े की दुकानों में बने हैं, तुम्हारे घोड़े की ज़ेन, यहाँ तक कि पानी का बर्तन भी जिसमें तुम पानी पीते हो, हत्ता कि हर चीज बाजार पहुंचने से पहले सब कुछ मेरे हाथों से गुजरती है। अगर तुम्हें अभी मुझ पर शक है तो बादशाह मालिक से पूछ सकते हो, अपनी प्यारी बीवी मैला को मेरा सलाम कहना, हम जल्दी उनसे मुलाकात करेंगे। चलो सिपाहियों, आप गाड़ियां ले सकते हो। हैरान परेशान चातलियों ने उसे हाथ मिला लिया था। तो राकीब ने उससे कहा था, आप जान जाएंगे कि इन जमीनों में सबसे कीमती सिक्का मेरी दोस्ती है। इस ख्याल के बाद चातलियों कहता है, मुझे उम्मीद है कि वो अजीब आदमी राकीब ठीक कह रहा था, ये दोस्ती मुझे रफा देगी। कुछ में सिपाही विलियम के पास आकर कहता है, जनाब उस शख्स के बारे में जिसकी आपको तलाश थी हमने उसे ढूंढ लिया है और जान लिया है कि वो कहाँ रहता है। ये सुनते साथ ही विलियम खड़े होकर कहता है, चलो फौरन निकलते हैं, लेकिन पहले शहजादी सबीला को मुतला करो, सिर्फ वही तस्दीक कर सकती है कि क्या ये वही आदमी है या नहीं। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। कायरा में एक लड़की को दुकान पर देखकर करतगन भी उस दुकान पे आ जाता है। ताजिर कहता है, सरदार करतगन खुश आमदीद। तो करतगन कहता है, खजानची करतगन, महसूल जमा करने वालों का सरदार। इसलिए मैं जमशेद को देखते साथ ही उसके सामने आता है। जमशेद जल्दी में जाने की कोशिश करता है मगर करतगन उसे नहीं जाने देता और पूछता है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो जमशेद कहता है, हर कोई राकीब की बात कर रहा है, देखो तुम क्या कर रहे हो करतगन। तो करतगन उससे कहता है, रुक जाओ यहीं रुक जाओ, अब मेरी बात गौर से सुनो। वो दुकान राइया खातून ने जो दुकान छोड़ी थी। तो जमशेद कहता है, कौन सी मैला। तो करतगन कहता है, मैला आपके लिए, हुमैरा सबके लिए और राहिया मेरे लिए, मुझे वो दुकान चाहिए। जमशेद पूछता है, आप उस दुकान का क्या करेंगे। तो करतगन कहता है, तुम मुझे वो दुकान किराए पे दोगे, लेकिन कोई भी जान ना पाए। अगर कोई ये सुनता है तो मैं तुम्हारी ये घूमती हुई आंखें निकाल कर इन्हें तुम्हारी हथेलियों पे रख दूंगा, याद रखना। जमशेद कहता है, ठीक है, दुकान आपकी हुई। यह सुनकर करतगन बहुत खुश होता है। फिर कहता है, अब ताजरों को आकर मेरे हाथ चूमने चाहिए, खुदाई तोहफा रखने वाले खजानची करतगन के। ये राकीब कहाँ से आ गया है। तो जमशेद कहता है, मैं आपको बताता हूँ, वो मिस्र का खुफिया तहसीलदार है। कायरा की हर दुकान उसके कब्जे में है, उसे हर लेन देन में हिस्सा मिलता है। मिसाल के तौर पर आप एक दुकान किराए पर लेंगे, आप उसे खरीदते या बेचते वक्त हिस्सा देंगे, ना कोई ये देखेगा ना सुनेगा। यह सुनकर करतगन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तो क्या वो इस वजह से इतने एतमाद से घूमता है। वो ऐसा काम करता है जैसे वो तमाम दिनार और दिरहम का बाप हो। तो राकीब तुम मेहनत किए बगैर फसल काटते हो। हाँ। दूसरी तरफ काजी फाजिल वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं, वजीर राकीब बहुत अरसे से यहाँ नहीं आया था, अगर वो कायरा वापस आ गया है तो जरूर कोई अहम वजह होनी चाहिए। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, क्या उसकी ताकत और दौलत के सरचश्मा सिर्फ तिजारत है। बाहर से राकीब भी आगे बढ़ रहा होता है, अंदर काजी फाजिल कह रहे होते हैं, वो तिजारती एहराम के सबसे ऊपर वाला शख्स है, लेकिन यहाँ तक के एहराम के निचले हिस्से में होने वाली हर खरीदो फरोख्त में भी उसका हिस्सा होता है। मतलब कि वो खाली नशिस्त जिस पर मैं वहाँ बैठा था वो राकीब की नशिस्त है, चाहे राकीब मौजूद हो या ना हो, वो उसके लिए वो नशिस्त तैयार करते हैं। कुछ से बाज़ंतीन और चीन से यूरोप तक हर जगह उसके तिजारती रवाबित है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, वो किससे जुड़ा हुआ है और मिस्र में उसकी असलियत क्या है हम जान लेंगे। उधर हम देखते हैं कि राकीब आगे बढ़ते बढ़ते खलीफा के सामने जा पहुंचता है। खलीफा उससे कहता है, खुश आमदीद राकीब। उधर लाड़गाई उस शख्स के साथ मौजूद होता है जिसने लाड़जियों को मारा था। उसे दबोचते हुए लाड़गाई पूछता है, सब कुछ होने के बाद कुछ वापस जाना कैसी हिमाकत है। तो वो शख्स कहता है, मैंने सोचा कि कोई मुझे नहीं पहचानेगा, मुझे माफ कर दे। लाड़गाई खंजर निकालते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। मगर वो शख्स लाड़गाई का हाथ पकड़ लेता है और इल्तिजा करते हुए कहता है, बराए मेहरबानी मेरी जान बख्श दे, आप जो चाहेंगे मैं करूंगा, आप चाहे तो मैं फौरन ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। बाहर सिपाही विलियम और सबीला को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और एक घर के पास पहुंचकर कहता है, ये है वो घर। घर को देखते हुए विलियम सबीला से कहता है, हम आखिरकार लाड़जियों के असल कातिल का पता लगाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही वो अंदर दाखिल होते हैं, मगर वो देखते हैं कि उस शख्स की लाश पड़ी होती है और आस पास कोई नहीं होता। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और विलियम उसके पास बैठते हुए कहता है, लानतो, हमने देर कर दी। उनके पास आने वाला सिपाही उस लम्हे को याद करता है जब वो गद्दार लाड़गाई से मिला था और लाड़गाई ने उससे कहा था, फौरन जाओ और विलियम से कहो कि तुम्हें वो आदमी मिल गया है जिसकी वो तलाश कर रहा है। विलियम वो आदमी ढूंढेगा तभी मामला हल होगा। इस ख्याल के बाद उस सिपाही ताजिर राकीब खलीफा को तोहफतन एक खंजर पेश करता है, जिसे देखते हुए खलीफा उसका शुक्रिया अदा करता है और पूछता है, क्या नए वजीर से मुलाकात की। तो राकीब कहता है, जब काफिले का वो सामान जिसकी वो हिफाजत नहीं कर सका था उसके सामने फेंका, नए वजीर के चेहरे के खुदोखाल देखने लायक थे। ये सुनकर खलीफा और जोर बहुत खुश होते हैं और खलीफा कहता है, जल्द या बदेर वो जान जाएगा कि मिस्र का असल मालिक कौन है। फिर राकीब कहता है, आपकी जमीनों पर उगने वाला गन्ना यूरोपी
गनों से बहुत मुख्तलिफ है। वो सब गने का जूस पीने के लिए पूरी दौलत लुटाने को तैयार हैं। खलीफा कहता है बहुत खूब, अगर ऐसा है तो काम करने वालों की तादाद बढ़ा दो। राकेफ कहता है खलीफा हज़रत परेशान ना हो, गुलामों का एक बड़ा काफिला कैरा की तरफ रवाना हुआ है। कैरे के गार गने से भरे पड़े हैं जिसे बैरी बेड़े पर ले जाएंगे। उधर काजी फाजिल वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं यहाँ नमी की वजह से कैरे फसल को जखीरा करने के लिए मौजूद तरीन जगह है। राकेफ गन्ने की तिजारत में कोंत माइल्स का शराकतदार था, अब मुमकिन तौर पर वो अपना सफर चातियों के साथ जारी रखेगा। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं यानी कैरिक किले की अमीरी यहाँ से आ रही है, उन्हें बड़ा दचका लगाने के लिए इस तिजारत को रोकने की जरूरत है। इसलिए मैं बालिन खलील के साथ वहाँ दाखिल होता है। कुछ में विलियम परेशान होते हुए सबीला से कहता है हमारे पास काफी सबूत के बगैर लड़ाई के बारे में अपने शकूक शुबात को बादशाह के साथ बांटना पागलपन होगा। सबीला चिल्लाते हुए कहती है मुझे सबूत या उस जैसी किसी भी चीज की परवाह नहीं है, सब कुछ सूरज की रोशनी की तरफ वाज़े है। तो वहाँ पहुंचने वाला इमारलेक पूछता है क्या है जो सूरज की रोशनी की तरफ वाज़े है। सबीला कहती है एक माँ के तौर पर मैं अपने सबसे कीमती बेटे की जिंदगी की कसम खाकर कहती हूँ कि लाडजियोम को लाडगाई ने मारा है। यह सुनकर इमारलेक हक्का बक्का रह जाता है। इधर बालिन वजीर सलाउद्दीन से कहता है आपको जो समझना है वो यह है कि बादशाह इमारलेक एबलेन के साथ तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करके मुझे उसके आगे सर झुकाने और तख्त से दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा है। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं तो तुम हमसे क्या चाहते हो। बालिन कहता है मैं चाहता हूँ कि मुझे अस्कलान की बंदरगाह में तिजारत करने की इजाजत दें। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं इसकी इजाजत मैं नहीं सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन देते हैं। बालिन पूछता है अच्छा तो मैं सुल्तान नूरुद्दीन से कैसे इजाजत ले सकता हूँ। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं सुल्तान से तुम्हारी मुलाकात का इंतजाम कर सकता हूँ ताकि आप उनसे अपनी दरख्वास्त की वजाहत कर सको। बालिन कहता है आप यकीन कर सकते हैं कि ये अच्छाई बगैर बदले की नहीं रहेगी। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं असल में मैं चाहता हूँ कि तुम इसे इवज के तौर पर ना समझो क्योंकि हमें भी एक मामले पर ताउन की जरूरत है। बालिन पूछता है वो क्या है। उधर इमारलेक गुस्से से कहता है ये खौफनाक दावा है, तुमने लड़ाई पर 2 कत्ल के इल्जाम लगाए लेकिन तुम्हारे पास सबूत एक भी नहीं है। सबीला कहती है मेरा सबूत मेरे अंदर है बाबा, मेरे सब कुछ बताने के बावजूद आप मेरी बात नहीं सुन रही और मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। ये कहते साथ ही वो गमगीन होते हुए चली जाती है। इधर वजीर सलाउद्दीन बालिन से कहते हैं हमें पता चला है कि कैरिक में गन्ने से भरा हुआ गार है, जहाँ तक सामान का ताल्लुक है तो उसका मालिक मिस्री ताजिर राकीफ है। अच्छा तो बताओ उसका शराकतदार कौन है। जवाब में बालिन कहता है चातलियन, अब तमाम तिजारती रास्ते उसके हाथ में है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं अगर तुम उस गार में गन्ने को तबाह करने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो उस गार को मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर देगी। ये सुनते साथ ही बालिन कहता है कबूल है, आपकी तरफ से खबर का इंतजार करूंगा। उधर कर्तगन जमशेद के साथ मैला की दुकान में मौजूद होता है। अलमारी को देखते हुए उसे वहाँ से एक अतर मिलता है जिसे उठाते हुए कर्तगन कहता है राया खुद तो चली गई लेकिन अपनी खुशबू छोड़ गई, अब ये दुकान मेरी है। जमशेद जैसा कि तुम जानते हो कि मैं सरबराह तहसीलदार हूँ और खजानची भी हूँ, उस अजीम खजाने का कल्ब मैं हूँ। सोने के बदसूरत टुकड़े मेरे सामने से गुजरते हैं और मैं उन्हें छू भी नहीं सकता, वो मेरे सामने एक एक करके गिनते हैं मगर उनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। ये सुनकर जमशेद कहता है करातेगन के लिए खजाना इस दुकान में जमा किया जाएगा। कर्तगन खुश होते हुए कहता है तुम्हारे अल्फाज कितने खूबसूरत हैं। ये कहते साथ ही उसका चेहरा मसलने लग जाता है। फिर उससे कहता है खजाना जमा यहाँ होगा मगर कोई नहीं जान सकेगा, तुम और मैं। जमशेद कहता है आप और मैं। जवाब में कर्तगन कहता है गड़बड़ ना करो, तुम और मैं। फिर वो पुरजोश होते हुए कहता है दुकान मेरी है, मैंने दुकान खोली है। जमशेद कहता है दुकान आपकी है लेकिन मेरा क्या हिस्सा होगा। तो कर्तगन कहता है हम पहले दुकान खोलेंगे फिर फैसला करेंगे कि इसमें क्या बेचना है और उसके बाद तुम्हारे हिस्से के बारे में भी सोचेंगे। ये कहते साथ ही वो उतर पी लेता है। उधर लतीफ वजीर सलाउद्दीन से कहता है मेरे वजीर मुस्तफा बहुत बेहतर हो गया है लेकिन दीगर मजदूरों की हालत ना उम्मीद है। मुस्तफा ने आपको कुछ कहना है। मुस्तफा कहता है मोहतरम वजीर साहब एक बात मेरे कानों तक आई है, मुझे खबर होने पे मैं आपको बताने आया हूँ कि शायद आप इसे रोक सकते हैं। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं वो क्या है। तो मुस्तफा कहता है जैसे जैसे बीमारी की वजह से खेतों में मरने वाले मजदूरों की तादाद में इजाफा हुआ है तो वैसे वैसे हमारे आका नए काम करने वाले गुलाम ला रहे हैं। गुलामों का एक बड़ा काफिला रवां दवा है, वो कायरा आ रहा है। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं ये खबर किससे सुनी है। तो मुस्तफा कहता है मालिकान इस बारे में बात कर रहे थे, वो सब उस काफिले की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोहतरम वजीर वो उन्हें भी मौत के मुंह में ले आएंगे, कम अज कम उनकी किस्मत तो हमारी जैसी ना हो। अल्लाह की रजा के लिए इस जुल्म को खत्म करें। ये सुनते साथ ही वजीर सलाउद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। उधर कैरिक किले में रात के वक्त राकेफ चातलियन और मैला के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और कहता है जैसा कि मैला जानती है मैं जीत गया तो कैरिक भी जीत जाएगा, इसलिए आपके गोदाम में गन्ने की हिफाजत बहुत जरूरी है। चातलियन कहता है वैसे भी मेरे मातहत मेरी जायदाद को कौन नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। ये कहते साथ वो हंसने लग जाता है। मैला उनके साथ बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही होती। उधर हम देखते हैं कि बालिन मार्कोस के साथ एक सराय में बैठा खाना खा रहा होता है। मार्कोस उससे कहता है वजीर सलाउद्दीन आपसे जो चाहते हैं वो कैरिक और चातलियन पर हमला करना है, ये बहुत खतरनाक है। बालिन कहता है बिल्कुल लेकिन नामुमकिन नहीं है और चातलियन बहुत पहले से ही इसका मुस्तहिक है, इसके अलावा सलाउद्दीन ने जो बारूद हमें दिया है उसे काम आसान हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। कैरिक किले में राकीफ कहता है दर हकीकत एक अहम मौजू भी है, कायदा के रास्ते में गुलामों का एक बड़ा काफिला है, क्या आप दरिया नील के किनारे उसकी हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। चातलियन पूछता है किसके गुलाम है। तो राकीफ कहता है वो हम सब के लिए है, हमें अपनी तिजारत को बढ़ाने और तेज करने के लिए उनकी मदद की जरूरत है। चातलियन कहता है मैं इस काम के लिए एक बेहतरीन आदमी को तफवीज करूंगा। कायदा में आगे बढ़ते हुए वजीर सलाउद्दीन खलील से कहते हैं एसिस उर्फा बुज़ुर्ग और इब्राहिम को फौरन मेरे पास भेजो, आजम को भी तलब करो। ये सुनते साथ ही खलील आगे बढ़ जाता है और काजी फाजिल कहते हैं मोहतरम वजीर हम इस तरह गुलामों के काफिले पर कब्जा नहीं कर सकते, हुकूक भी हैं और कानून भी, ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं चूंकि ये मामला है तो चलो खुफिया तौर पर ऐसा करते हैं, हम उन पे कब्जा करने के बजाय गुलामों को खुद बगावत पर उकसाएंगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं और काजी फाजिल मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन हम बहुत से गुलाम देखते हैं जिन्हें कायरा की जानिब लाया जा रहा होता है। काफिले का सरबराह कहता है वो कैदी जो काफिले में हमारे साथ था हम उसे मिस्र ले गए और अब वो अजीम मिस्र का वजीर बन गया है, शायद तुम्हारी किस्मत भी बदल जाए। अगर मैं तुम्हें बाहिफाजत उस्ताद अलियासा तक ना पहुंचा सका तो ताजिर राकीफ हमारी किस्मत उलट के रख देगा। एक मुकाम पे सलाउद्दीन भी के साथ ही गुलामों के बेस में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। काफिले को देखते हुए इदरीस कहता है बस वक्त हो गया है, ये रहा कारवां। फिर आजम से पूछता है क्या आपने अपना फर्ज देख लिया है आजम, आपको उनको अपनी बातों पर यकीन करवाना है। आजम कहता है फिक्र ना करो, इस हालत में अगर मेरा वजीर भी मुझे देखता तो समझता कि मैं गुलामों का ताजिर हूँ। बुज़ुर्ग कहता है फिर भी हमें होशियार रहना चाहिए आजम, जैसा कि हमारे वजीर ने हमें समझाया था, हमें काफिले को वहाँ ले जाना चाहिए जहाँ एसिस और उर्फा इंतजार कर रहे हैं। कायरा में शमसा ने तीर कमान
उठाए होते हैं। इसलिए में वजीर सलाउद्दीन वहाँ आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप तीर बनना पसंद करेंगी या कुमान। जवाबन शमसा कहती है अगर कुमान पकड़ने वाला वही हो जिसकी मेरी ख्वाहिश हो तो मैं कुमान बनना चाहूंगी, लेकिन अगर मैं हदफ को निशाना बनाना चाहती हूँ तो इस सूरत में मैं तीर बनना चाहूंगी। ये फैसला इस बुनियाद पर होगा कि क्या मकसद हासिल करना है। उसका तीर पकड़ा हुआ देखकर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं लेकिन आप इसे इस तरह नहीं फेंक सकती। तीरंदाजी में 5 बुनियादी अनासर हैं, तीर, कुमान, अंगूठे की अंगूठी, अज़म और तीरंदाज। लेकिन आपके पास इनमें से एक चीज की कमी है, आपके अंगूठे पर अंगूठी नहीं है। ये कहते साथ वो उसे अंगूठी पहना देते हैं। उनका शुक्रिया अदा करने के बाद शमसा तीर खींचती है तो वजीर कहते हैं हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने के लिए आपको मजबूत जिस्मानी जाविये में होना चाहिए। तीर को रखने और महफूज करते वक्त भी आपको मोहतात रहने की जरूरत है। उधर हम देखते हैं कि कान के पास बालेन सिपाहियों के साथ घात लगाए बैठा होता है। कान के बाहर बड़ी तादाद में स्लूबी सिपाही देखकर मार्कोस कहता है किसी इमारत के अंदर मौजूद सामान की कीमत बाहर मुआवजों की बड़ी तादाद से जान ली जाती है। कौन? गार में दाखिल होना मुश्किल होगा। तो बालेन कहता है मैं इससे वाकिफ हूँ, लेकिन जब हम मुश्किल में कामयाब हो जाएंगे तो चातियों मुश्किल में पड़ जाएगा। हम इस गार को सलाउद्दीन की मदद से जमीन में गिरा देंगे। हम जब अंदर जाएंगे तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, हम बारूद रखेंगे और जल्दी से बाहर आ जाएंगे। तुम बाहर रुकना, मैं कुछ सिपाहियों के साथ अंदर। गुलाम कुएं के पास बैठे आराम कर रहे होते हैं। उनका सरबराह कहता है चूंकि राकिफ मिस्र वापस आ गया है तो यकीनी तौर पे हम कई दौरे करेंगे, इसलिए मैं आजम सलाउद्दीन के साथियों के साथ वहाँ पहुंचता है जिन्हें उसने गुलाम बनाया होता है। घोड़े से उतरने के बाद आजम पानी पीने लग जाता है तो गुलामों का सरबराह पूछता है क्या तुम्हारे गुलाम फरोख्त के लिए है? तो आजम कहता है क्या फरोख्त के लिए कोई सामान बाकी है? मेरा आधा हिस्सा मुझसे खो गया। गुलामों का सरबराह पूछता है क्यों, उस आधे हिस्से को क्या हुआ? तो आजम कहता है वो उस वबा का शिकार हो गई जो दरियाई नील से आई थी। गुलामों का सरबराह आजम के साथियों को देखते हुए कहता है ये शानदार नजर आते हैं, पत्थर के जैसे मजबूत। ये कहते साथ में उनके पास आता है और उन्हें थपकी देते हुए कहता है ये लोग मुकम्मल तौर पर इंतशार का शिकार है, ये जंगजू लगते हैं, गुलाम नहीं। आजम पूछता है क्या आप इन्हें लेने जा रहे हैं? कीमत ज्यादा नहीं है, मैं इन्हें सस्ता ही दे दूंगा, इन्हें अपने कारवां में शामिल करके ले जाएं। मगर सरबराह कहता है कोई जरूरत नहीं। आजम कहता है आप जो भी देंगे मैं लूंगा। उन्हें देखते हुए सरबराह कहता है बहुत ज्यादा नहीं चाहते, लेकिन इन्हें देखो ये बहुत ज्यादा खाने वाले लगते हैं, मैं इन्हें इतना खाना नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो आजम कहता है कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते, आप इनके खाने पीने की फिक्र में हैं, लेकिन ये बहादुर आदमी गहरा इल्म रखते हैं। ये बीमारी जो दरियाई नील से आई है इतनी शदीद थी कि रास्ते के इर्द गिर्द मौजूद कुओं तक जा पहुंची है। तुम्हारे लोग तो कायदा पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। ये सुनकर ताजिर बहुत परेशान हो जाता है और खुद से कहता है फिर मैं इलियास साहब से क्या कहूंगा, ताजिर राकिफ मुझे बर्बाद कर देगा। आजम उससे कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा सकता हूँ। सरबराह पूछता है तुम ये कैसे करोगे? उधर बालेन अपने सिपाहियों के साथ कान के बाहर खड़े स्लीबी सिपाहियों पर टूट पड़ता है। मार्कोस भी भरपूर अंदाज में उसका साथ देता है। स्लीबी सिपाही करते करते मर जाते हैं। बालेन आगे बढ़ता है और कान के बाहर खड़े आखिरी 2 स्लीबी सिपाहियों को भी मार गिराता है। फिर सिपाहियों को इशारा करता है और बारूद लेकर कान में दाखिल हो जाता है। वो जल्दी जल्दी बारूद फैलाना शुरू कर देते हैं। कान को देखते हुए बालेन कहता है यहाँ तो खजाना छुपा हुआ है। उधर आजम गुलामों के सरबराह से कहता है ये वो कुएं अच्छे से जानते हैं जो जहरीले हैं, तुम्हारी भी रहनुमाई करेंगे। सरबराह पूछता है वो ये कैसे जानते हैं? तो इदरीस कहता है हम सराह में पले बड़े हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हर कुएं का पानी कहाँ से आता है। ये सुनते साथ ही सरबराह आजम से हाथ मिला लेता है तो वजीर सलाउद्दीन के साथी बहुत खुश होते हैं। कान के अंदर बालेन सिपाहियों से कहता है जल्दी करो बस काफी है, बाहर हमारे लोग ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएंगे। गार के सामने भी बारूद फेंक देना। वो बारूद फेंकते फेंकते गार से बाहर आ जाते हैं। बाहर मुकाबला जोरों शोर से जारी होता है। मार्कोस जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा होता है। चातियोन भी कान के करीब से करीब तर होता जाता है। सिपाही कहता है हम पहुंच गए हैं जनाब। वो वहाँ सामने है। सामने लड़ाई का मंजर देखकर चातियोन हक्का बक्का रह जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, जल्दी करो। ये कहते साथ ही वो घोड़े दौड़ा देते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर मार्कोस तेजी से बालेन के पास आता है और उससे कहता है चातियोन अपने सिपाहियों के साथ आ रहा है। तो बालेन कहता है हम उस वक्त तक कहीं नहीं जा रहे जब तक कि इस गार को जमीन बोस ना कर दे मार्कोस। ये कहते साथ ही बालेन बारूद को आग लगा देता है। चातियोन वहाँ पहुंचकर उसके सिपाहियों पर टूट पड़ता है। बालेन के सिपाही आनन फानन करते ही चले जाते हैं। गार के बिल्कुल करीब पहुंचकर आग बुझ जाती है। ये देखकर बालेन कहता है लाना तू। मार्कोस कहता है हमें जाना होगा कौन? मगर बालेन कहता है हम नहीं जाएंगे, चातियोन को थोड़ा उलझाओ। मार्कोस जिद करता है तो वो कहता है मैं मजीद तेल डालकर आग के फैलाव को यकीनी बनाऊंगा। ये कहते साथ ही बालेन गार की जानिब बढ़ जाता है जबकि चातियोन उसके सिपाहियों को कत्ल करता ही चला जाता है और गार के बाहर धुआं देखकर गुस्से से कहता है बालेन बालेन। मार्कोस भी सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है और मुकाबला शुरू कर देता है मगर चातियोन के सिपाही हावी दिखाई देते हैं। गार के बाहर पहुंचकर चातियोन कहता है ये बालेन क्या कर रहा है, चलो सिपाहियों जल्दी से बारूद लेकर आओ। ये सुनते साथ ही सिपाही गार के दाहिने पर बारूद छिड़कने लग जाते हैं। तो चातियोन कहता है मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहते थे बालेन, तुम यही दफन हो जाओगे। ये कहते साथ ही वो आग लगा देता है और सिपाहियों के साथ गार से दूर हट जाता है। कुछ देर के बाद इतना शदीद धमाका होता है कि गार के आसपास मौजूद सारा इलाका रेजा रेजा हो जाता है। ये देखकर चातियोन बहुत खुश होता है और कहता है आह बालेन आह। इधर गुलाम मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। वजीर सलाउद्दीन के साथी भी उनमें घुल मिल जाते हैं। इदरीस से गुलाम को भड़काते हुए कहता है वो तुम्हें सबके सामने मौत के मुंह की तरफ ले जाएंगे, हम तुम्हें आजाद करवाने आए हैं। गुलाम पूछता है कौन हो तुम, हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना करो, इलियास हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जवाब में इदरीस कहता है हम वजीर हज़रत के हुक्म से आए हैं, यकीन रखो हम तुम्हें बचा लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो गुलामों में चाकू तकसीम करते हैं और उनसे कहते हैं रस्सियां काटो। जो रस्सियां काटते हैं चाकू आगे पकड़ाते जाते हैं। एक मुकाम पे सरबराह इदरीस को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो इदरीस एक तरफ इशारा करते हुए कहता है जहरीले कुएं इस तरफ है, लिहाजा हम इस सिमत में जारी रखेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर शमसा के साथ मौजूद वजीर सलाउद्दीन एक तीर निशाने पे दे मारते हैं। ये देखकर शमसा बहुत खुश होती है। उधर आगे बढ़ते हुए गुलाम रस्सियां काट रहे होते हैं। इसलिए में वो देखते हैं कि चातियोन का कमांडर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ मौजूद होता है। उन्हें देखकर बोझों के इदरीस से पूछता है ये कहाँ से आगे हैं। उनके पास पहुंचने पर कमांडर कहता है ताजिर राकिफ और कमांडर चातियोन के हुक्म से कारवां अब से मेरे कब्जे में होगा, हम बाकी रास्ते में तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो सरबराह कहता है हमारे पास काफी मुआफिज हैं, तुम जैसा कि देख सकते हो हम किसी हादसे या नुकसान के बगैर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसकी क्या जरूरत है। इदरीस बुजुर्ग से कहता है अगर ये इनके साथ शामिल हो गए तो हमारी सूरत हाल बिगड़ जाएगी। जवाब में बुजुर्ग कहता है फिक्र मत करो इदरीस, खुशकिस्मती से हम उस मुकाम के करीब जहाँ एसिस और उर्फा घात लगाए बैठे हैं। इसके साथ ही कमांडर उन्हें लेकर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तरफ एसिस और उर्फा घात लगाए बैठे होते हैं। उनके करीब पहुंचते साथ ही बुजुर्ग इशारा करता है और वो सब उन पे टूट पड़ते हैं। एक गुलाम गुस्से में सरबराह को मारने के लिए भाग पड़ता है मगर सरबराह उसे काट डालता है। कमांडर भी घोड़ा छोड़कर लड़ाई में कूद पड़ता है। एसिस और उर्फा भी सिपाहियों के साथ उन पे चढ़ दौड़ते हैं। ये देखकर सरबराह कहता है गारत हो। उर्फा
एसिस, बजोक, इब्राहिम, इदरीस और बाकी सब मिलकर उन पर कहर ढा देते हैं। सुलेबी मुसलसल करते ही चले जाते हैं। उधर शमसा कमान खींचती है तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, जिंदगी का पहिया इस कमान की रस्सी जैसा है, आप जितना इसे खींचेंगे उतनी ही इसकी मंजिल बढ़ती जाएगी। ये सुनते साथ ही शमसा तीर छोड़ती है मगर निशाने पर नहीं लगता तो वो कहती है, मैं नहीं कर सकती। जवाबन वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, फेंकना एक हुनर है और निशाने पर लगना किस्मत की बात है शमसा, हमें अपने हुनर को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उधर सुलेबी मुसलसल करते ही चले जाते हैं। कमांडर और गुलामों का सरबराह मुजामत जारी रखते हैं। गुलाम भी अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। अपने सिपाहियों को मरता देखकर कमांडर दौड़ लगा देता है मगर गुलामों का सरबराह फंस जाता है। उर्फा उसके गले पर तलवार रख लेता है। गुलामों का सरबराह उसे कहता है, मुझे मारने की हिम्मत भी ना करना क्योंकि इस कारवां के वजीर सलाउद्दीन के पुराने दोस्त जनाब इलियास मुंतजिर हैं। तो इदरीस कहता है, जब कोई वजीर बन जाए तो हर कोई उसका दोस्त बनने की कोशिश करता है। जवाबन सरबराह कहता है, अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो तुम्हें इसका बारे में मुआवजा चुकाना पड़ेगा। एसिस पूछते हैं, वजीर का दोस्त कहाँ पे इंतजार कर रहा है, हमें ये बताओ। तो सरबराह कहता है, कायरा के दाखिली दरवाजे पर। यह सुनकर एसिस कहते हैं, तो चलो फिर उसके पास चलते हैं। फिर एसिस गुलामों से कहते हैं, अब से तुम लोग वजीर सलाउद्दीन की हिफाजत में हो, अब से तुम मिस्र की सरजमीन में महफूज हो। यह सुनकर गुलाम वजीर सलाउद्दीन जिंदाबाद, वजीर सलाउद्दीन जिंदाबाद के नारे बुलंद वजीर सलाउद्दीन और शमसा तीरंदाजी कर रहे होते हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ शमसा का निशाना बेहतर से बेहतर होता जाता है। ये देखकर सलाउद्दीन भी कहते हैं, आपको थोड़ी मजीद मशक करने की जरूरत है। शमसा कहती है, अपनी तमाम तर मसरूफियात के दरमियान मेरे लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, आप अगली बार क्या सीखेंगी, घोड़े पर सवार होकर तीर चलाना। शमसा हंसते हुए कहती है, शायद उसका भी वक्त आ जाए, लेकिन अगली बार। जब से मुझे मालूम हुआ है कि मेरी मां मुसलमान थी, मेरा दिमाग उलझ कर रह गया है और मैं इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकती। अगर ये आपके लिए मुनासिब हो तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी कि मेरी मां को किस चीज ने मुसलमान बनने पर कायल किया। ये सुनते साथ ही वजीर सलाउद्दीन मुस्कुरा देते हैं। उधर हम देखते हैं कि सराय में राकेफ कुछ ताजरों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। एक ताजर उसे कहता है, आपके साथ इजारत करना हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है। फिर दूसरा कहता है, वेंस में वो आपको बादशाह राकेफ के नाम से पुकारते हैं। तो जौहर कहता है, वो जो कहते हैं सच कहते हैं, ये ताजरों के बादशाह हैं। राकेफ कहता है, मैं सिर्फ उतना ही बड़ा बादशाह हूँ जितना बड़ा मेरे फरोख्तशुदा माल से मेरा मुनाफा होता है। अब चलो काम की बात करते हैं। ताजर पूछता है, कैरेट में शक्कर की मिकदार कुल मिलाकर कितनी है। उधर हम देखते हैं कि वजीर सलाउद्दीन नमाज अदा कर रहे होते हैं। वो नमाज से जैसे ही फारिग होते हैं खलील वहाँ पे आता है और एक चिट्ठी उन्हें देता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद वजीर खुश होते हुए कहते हैं, हर दिन हमारे लिए खुशियों का बाइस हो। गन्ना राख में बदल गया और गुलाम सही सलामत अपने मुकाम पे पहुंच गए। यह सुनकर खलील भी बहुत खुश होता है। कायरा में आगे बढ़ते हुए बालेन मार्कोस से कहता है, ये मुलाकात एबलेन की तकदीर बदल देगी मार्कोस, उन्हें ये सोचने दो कि मैं मर गया हूँ। वो दोबारा एबलेन के नए कौंद का इंतखाब करेंगे। ये कहते साथ ही बालेन उस समय को याद करता है जब वो गार के अंदर बारूद उंडेल रहा था और बारूद डालने के बाद जब वो आगे बढ़ा था तो बाहर से आग आगे बढ़ती हुई दिखाई दी थी। पीछे पलटते साथ ही उसे एक और रास्ता दिखाई दिया था जिसमें से वो एकदम भाग गया था। इस ख्याल के बाद बालेन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। सराय में ताजिर राकेफ से कहता है, क्या आपने जो कीमत बताई वो कुछ ज्यादा नहीं है। राकेफ कहता है, तुम कैरेट में मौजूद सारी फसलें लोगे, उस मुनाफे के बारे में सोचो जो तुम उन्हें बेचकर हासिल करोगे। ये सुनकर ताजिर कहते हैं, चले फिर आपकी बात मान लेते हैं। इसलिए मैं राकेफ का आदमी उसे खत लाकर देता है और साथ में उसके कान में कुछ कहता है जिसे पढ़ने और सुनने के बाद राकेफ को बहुत गुस्सा आता है मगर वो ताजरों पर जाहिर नहीं करता और कहता है, वजीर सलाउद्दीन ने मुझे अपने पास बुलाया है। जौहर कहता है, फिर आपको उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ ही राकेफ खड़ा हो जाता है और ताजरों से कहता है, तुम जौहर से तफसील में बात कर सकते हो। फिर जौहर के कान में कुछ कहकर चला जाता है। कुछ में मालिक चात्योन से कहता है, चात्योन में परेशान हूँ कि तुमने हम सबको क्या बात करने के लिए इकट्ठा किया है। तो चात्योन सबको मुखातिब करते हुए कहता है, मैं आपके लिए कैरेट से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कीमती यहाँ तक के एक नायाब तोहफा लाया हूँ। ये कहते साथ वो एक डिब्बा खोलता है जिसमें राख होती है। लड़का उसे पूछता है, ये राख किसकी है चात्योन। चात्योन कहता है, राख से राख, खाक से खाक, एबलेन का काउंट बालेन, अब सिर्फ उसकी राख की बाकी बची है। ये सुनते साथ ही सबीला और विलियम को बहुत दुख होता है और सबीला कहती है, नहीं ये नामुमकिन है। फिर चात्योन को दबोचते हुए कहती है, तुम कातिल हो, तुम सब कातिल हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम सब के सब कातिल हो। कायरा में राकेफ वजीर के पास आता है और कहता है, आपने मुझसे मिलने का पैगाम भेजा था। हर चीज से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक बहुत अहम तिजारती मुआहदा किया है। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, आपने क्या बेचा और बदले में क्या मिला। राकेफ कहता है, बहुत सी चीजें। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, आपने जो बेचा है वो अगर कैरेट के गारों में पाई जाने वाली शक्कर है तो उससे अपनी उम्मीदें तोड़ दें क्योंकि मैंने उसे तबाह कर दिया है। यह सुनकर राकेफ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये सब क्यों किया या आपने ये कैसे किया मुझे नहीं मालूम। वो सामान मगर वजीर सलाउद्दीन उसे वहीं पे खामोश करवा देते हैं और कहते हैं, और वो फसलें काटने के लिए तुम जिन गुलामों पे जुल्म करते थे वो भी अब तुम्हारे नहीं रहे ताजिर राकेफ। उधर हम देखते हैं कि कार्तिक हिसाब लिख रहा होता है और काफी उलझा हुआ दिखाई देता है और दोनों हाथों से काम करते हुए कहता है, ये भी हो गया, ये सब्जी के सौदागरों के लिए है। नहीं ये सब्जी के सौदागरों के लिए तो नहीं है। हाँ सच, ये सब्जी के सौदागरों के लिए ही है और ये जेवरात के सौदागरों के लिए है। जेवरात के सौदागरों के लिए? तुमने इसे सब्जी के सौदागरों के लिए मुख्तस किया था कार्तिक। चलो खुद को थोड़ा संभालो। ये जेवरात के सौदागरों के लिए है और ये ऊंटों के सौदागरों के लिए है। ये सब्जी के सौदागरों के लिए है। ये मेरा है? नहीं ये मेरा नहीं है, इसमें तो कुछ भी मेरा नहीं है। तो मैं इन सबको कैसे लिखूं? ये तो फिर से घर मिक्स हो गई। ये वाला नहीं, ना ये ना ये। वो कागज उलटते पलटते हुए कहता है, सब्जी के सौदागरों वाला? अब इनमें से कौन सा सब्जी के सौदागरों वाला था? नहीं नहीं मैं इस गंदगी से बाहर नहीं निकल सकता। मैं यहाँ तहसीलदार बन के आया था लेकिन देखो मैं क्लर्क बन के रह गया हूँ। फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, अपने दिमाग को जरा ठिकाने पे लाओ, अपने दिमाग को जरा ठिकाने पे लाओ कार्तिक। चलो फिर से शुरू करते हैं। फिर गुस्से से कहता है, नहीं इस तहसीलदारी में पैसे जमा करना अच्छी बात है लेकिन मेरा इस हिसाबो किताब से कोई लेना देना नहीं है। काश कोई और आकर ये सारा काम कर दे। इसलिए मैं उर्फा और एसिस वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर कार्तिक कहता है, तुम सही वक्त पर आए हो। उर्फा ये तुम ले लो, इदरीस ये तुम ले लो और एसिस ये तुम ले लो। अब इनकी तारीख और वक्त के मुताबिक सबकी दर्जाबंदी कर दो, शाबाश। मगर उर्फा वापस फेंकते हुए कहता है, जरा रुको तो सही कार्तिक, हमें जरा सांस तो लेने दो। इसलिए मैं जौहर वहाँ आता है जिसे देखकर कार्तिक कहता है, लानती बदसूरत आदमी आया है, ये यहाँ की बरकतों को भी अपनी नौसत से खत्म कर देगा। जाओ जाओ यहाँ से। एसिस उससे पूछते हैं, यहाँ क्यों आए हो? जवाबन जौहर कहता है, खलीफा अज़द के हुक्म से आया हूँ। मैं सरबराह तहसीलदार को देखने आया हूँ। खलीफा का खजाना वजीर के महल में मुंतकिल हो जाए उसके लिए आपको महल में आना होगा। यह सुनकर कार्तिक बहुत खुश होता है और कहता है, तो वो सरबराह तहसीलदार से मिलना चाहता है, चलो अब गुम हो जाओ। ये सुनते साथ ही जौहर चला जाता है और कार्तिक कहता है, चलो चलो जाकर इसे हासिल करते हैं, तुम भी आ जाओ, हमें मुंतकिली के लिए मर्दों की जरूरत होगी। ये कहते सुनते साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। उधर वजीर सलाउद्दीन राकेफ से कहते हैं, तुमने
मिस्र में जो इंसाफी का पहिया कायम किया था वो अब उल्टी सिमत में चलना शुरू हो चुका है। अब यहाँ कारोबार पहले की तरह नहीं चलेगा। जुल्मत के बजाय अब नूर के उजाले फिर से फैलने शुरू हो जाएंगे। और तुम ताजिर राकीब, अगर तुम इस दौर में अपनी हैसियत बरकरार रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बैत करनी होगी। और अगर तुम ये कहते हो कि तुम मेरी बैत नहीं करोगे तो जान लो कि जिस तरह मैंने तुम्हारा माल बर्बाद किया मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा ताजिर राकीब। उधर बालिन सुल्तान से कहता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने सामने पेश होने का मौका दिया सुल्तान नूरुद्दीन। तो अस्फियानी कहते हैं, सलाउद्दीन के तवज्जुद से कोई ऐसा दरवाजा नहीं जो ना खोला जा सके। सुल्तान कहते हैं, तुमने एबलिन का इंतजाम संभाल लिया, वहाँ लोगों में मुसलमान भी होंगे, हमारे लिए बस जरूरी है कि तुम इंसाफ से फैसला करो। जवाब बालिन कहता है, मैंने जो वादा किया था मैं इंसाफ से इनहराफ नहीं करूंगा और यह वादा मेरा रब से था ना कि किसी बंदे से। सुल्तान पूछते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो बालिन कहता है, मैं आपसे वो चीज मांगने आया हूँ जिससे मुझे मेरे बादशाह ने महरूम रखा है। यह सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। कायरा में जौहर करतगन और बाकियों को उस कमरे में लेकर आता है जहाँ पे खलीफा ने सोना और जेवरात रखे होते हैं। माल देख के साथ ही करतगन की लालें टपकने शुरू हो जाती हैं और वो कहता है, ये देखो मैं इसी को गनीमत जमा करना कहता हूँ। इदरीस कहता है, इसे ले जाना मुश्किल होगा, खलीफा के सिपाहियों से कहो कि मदद करें आके। मगर करतगन कहता है, आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, कोई बात नहीं, हम ये सब खुद ले जाएंगे, अगर जरूरी हुआ तो हम सब बार बार आएंगे और उठाकर ले जाएंगे। फिर पीछे मुड़ते हुए कहता है, वो बदसूरत, मगर जौहर जा चुका होता है। ये देखकर करतगन कहता है, वो बदसूरत चला गया, चलो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। मगर इसी लम्हे खलीफा सिपाहियों के साथ वहाँ दाखिल होता है और गुस्से से कहता है, तुम सोने का एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बदबख्तो। करतगन कहता है, अरे इसे तो देखो जरा, क्या ये अपना दिमाग खो बैठा है? अरे सुनो खलीफा, क्या तुमने हमें दावत नहीं दी? तो खलीफा कहता है, मेरे महल से फौरन दफा हो जाओ, मैं तुम्हें अपने खजाने का एक भी टुकड़ा नहीं दूंगा। यह सुनकर करतगन और वजीर सलाउद्दीन के साथियों को बहुत गुस्सा आता है। उधर सलाउद्दीन ये भी बैत करवाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। तो काजी फाजल राकीब से कहते हैं, अपनी लालच की वजह से खुद को कुर्बान मत कर देना ताजिर राकीब, अपना फैसला कर लो। कुछ देर सोचने के बाद राकीब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और कहता है, ताजिर अपना नुकसान लिख लेते हैं, लेकिन अपना हिसाब चुकाने के लिए वो एक दिन जरूर वापस आते हैं। ये कहते साथ ही वो जैसे ही हाथ चूमने लगता है बाहर से आवाजें सुनाई देती है। तो राकीब कहता है, बाहर से आवाजें आ रही है वजीर हजरत, क्या आपको सुनाई नहीं दे रही? वजीर सलाउद्दीन उठकर खिड़की के पास आते हैं तो खलीफा के महल से धुआं उठ रहा होता है। ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं और वजीर सलाउद्दीन के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, खलीफा का महल। जवाबन राकीब कहता है, आप ही तो हैं जिन्होंने महल को जलाया है। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।